हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक्स के बारे में जो अपडेट निकल कर आए हैं या फिर अपने आप में जिसका कल असर आपको बाजार पर होता हुआ देखने को मिलेगा इन शेयरों में। सबसे पहले शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए और आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ चुका है। वैसे तो स्टॉक अगर आज देखा जाए तो 91.60 पर बंद हुआ और कह सकते हैं ठीक ठाक तेज़ी हमने देखी है स्टॉक के अंदर लास्ट 6 महीने में। तो एक अच्छा एक्शन देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों इसके मर्जर को लेकर, राइट, कि आईडीएफसी को मिला दिया जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। जो अपडेट निकल कर आया है वो अपडेट यही है कि आईडीएफसी को दोस्तों सीसीआई की तरफ से एनओडी मिल चुकी है फॉर मर्जर विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है कि अप्रूवल्स मिले फ्रॉम द बोर्ड्स। सबसे पहले तो बोर्ड से अप्रूवल मिला था और अब दोस्तों यहाँ पर जो हम कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनकी तरफ से हम कह सकते हैं अब यहाँ पर एनओडी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो एनओडी है उसके एनओडी किस किस का चाहिए, सेबी का चाहिए, आरबीआई का चाहिए, एनसीएलटी का चाहिए और अब सीसीआई का एनओडी बेसिकली कंपनी के पास आ चुका है। तो अनडाउटेडली जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टली चल रही है और ये जो प्रोसेस है वो मेजरली बहुत दिनों के अंदर ही खत्म होती हुई देखने को मिलेगी। एंड देन आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी भी मर्ज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की तरफ से अप्रूवल बेसिकली ये मिल चुका है। आज रेगुलेटरी फाइलिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से ये करी गई थी कि इनको मिल चुका है। अभी दोस्तों जो मर्जर है बेसिकली वो बहुत जल्दी कंपनी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो प्रपोज अमलगमेशन है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट में तभी आएगा जब इनको एनओडी मिलेगी फ्रॉम स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, जिसमें सेबी, आरबीआई और एनसीएलटी आ जाता है। तो अब इन सब की तरफ से जब अप्रूवल आ जाएगा सब में तो अनडाउटेडली ये जो पूरा मर्जर है ये बहुत ही जल्दी फिनिश होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ इस तरीके से इसका भी मर्जर हो जाएगा और कंपनी एक दूसरे मतलब जो आईडीएफसी है वो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आ जाएगी और फिर दोनों कंपनी कंबाइंस आपको ट्रेड होती हुई देखने को मिलेगी एक साथ, फिर एक ही शेयर रहेगा। ये है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और किससे जुड़ी हुई खबर है, ये पीएसयू शेयर से जुड़ी हुई खबर है जिसका नाम है हुडको। दोस्तों आज हुडको ने ओवरऑल 90 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन अब बंद होते होते ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके कारण कल आपको बड़ी गिरावट हुडको में देखने को मिलने वाली है। जी आपने सही सोचा है, कंपनी का दोस्तों ऑफर फॉर सेल का अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो सरकार का दोस्तों जो डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा तैयारी है वो चल रही है और जो सरकार के दोस्तों टारगेट्स है उसको अचीव सरकार करती हुई देखने को मिल रही है। और इसी बीच अब यहाँ पर जो हुडको है उसकी भी ओएफएस को सरकार के द्वारा लेकर आया गया है। तो दोस्तों खबर के हिसाब से गवर्नमेंट इसके अंदर अपना 7% हिस्सेदारी बेचने वाली है वाया ऑफर फॉर सेल। और ऑफर फॉर सेल दोस्तों कल से ही बिल्कुल आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और इसकी जो फ्लो प्राइस है वो 79 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर रखी गई है। यानी जो करंट लेवल है उससे ऑलमोस्ट 10 रुपये नीचे आपको ऑफर फॉर सेल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि सरकार इसके अंदर ऑलमोस्ट 14 करोड़ शेयर्स या फिर 7% स्टेक हुडको के अंदर सरकार बेचती हुई नजर आएगी। और ये जो हिस्सेदारी है ये 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को बेची जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो हिस्सेदारी हो वो उसके लिए डेफिनेटली जो अप्रूवल्स चाहिए उसके लिए द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एनओडी बेसिकली मिल चुकी है और इसीलिए अब हिस्सा जो है सरकार बेच सकती है हुडको के अंदर। ये इंपॉर्टेंट खबर है। ऑन द डे वन हुडको करीबन 7 करोड़ शेयर्स आपको बेचता हुआ देखने को मिलेगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 रिप्रेजेंटिंग 3.5% स्टेक। और अगले दिन दोस्तों ये जो कह सकते हैं पूरा ओएफएस है ये रिटेल कैटेगरी के लिए भी ओपन होगा और फिर रिटेल भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन या फिर ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है और वो डे 2 ओएफएस के बाद जांचा जाएगा कि क्या करना है कि नहीं करना है। बट इंपॉर्टेंट यही है कि हुडको के अंदर भी अब सरकार अपना हिस्सा बेचने वाली है। फ्रेंड्स हुडको के अंदर गवर्नमेंट की जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 81.81% है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, मतलब एक तो जो 2 मिनिस्ट्री उनकी तरफ से होल्ड करते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 81% स्टेक आपको देखने को मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की या फिर सरकार की कह लीजिए। इसमें से 81.81 में से 7% स्टेक अब दोस्तों सरकार बेसिकली आपको बेचती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब 74.81% स्टेक सरकार के पास कुल इसके बाद बचने वाली है। तो ये ज़रूर है कि अभी भी सबसे बड़ा तो शेयर होल्डर सरकार ही रहेगा। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है कि सरकार जिस तरीके से दोस्तों पीएसयू कंपनीज़ में
एक एक करके OFS लेके आ रही है। और भी काफ़ी सारी ऐसी PSU कंपनी है, भले इसमें नाम चलता रहता है IRFC का, काफ़ी ज़्यादा चलता है कि इसका भी OFS बहुत जल्द लेकर आएगी सरकार। तो ये ज़रूर है कि देखिए सरकार OFS लेकर आती रहेगी इन सारी कंपनीज़ का, बट OFS को कोई नेगेटिव पॉइंट पे ना देखा जाए, बिकॉज इसमें जो शेयर होल्डर्स निकल कर आते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से वो नाम निकल कर आ रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो FIS का 0.65% स्टेक है और DIS का 7.15% स्टेक है। DI में भी ऑलमोस्ट LIC सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्टेक होल्ड रखता है। तो यही देखना है कि अब इसके अंदर कौन से बड़े म्यूचुअल फंड्स आते हैं, कौन से बड़ी FIIs आते हैं, कौन बड़े DII आते हैं, ये नाम देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। उसके बाद जाके रिटेल के लिए खुलेगा। बट ये ज़रूर है कि 79 रुपीज़ पर रखा गया और स्टॉक की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 90 रुपये के पास है। तो जैसे मैंने कहा 10 रुपये के आसपास की डिस्काउंट पर इस OFS को लेकर आया गया है। अब देखते कल कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन आता है, कितना रिस्पॉन्स आता है। वैसे तो मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स ही निकल कर आएगा। बट ये बात भी अपने आप में सही है कि स्टॉक की गिरावट कल आपको स्वाभाविक सी बात है देखने को मिलेगी। जब कोई भी सरकार किसी चीज़ को डिस्काउंट पर लेकर आएगी तो उस शेयर के अंदर गिरावट स्वाभाविक सी बात है। बट ये बात ज़रूर है कि लास्ट एक साल में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी करके दिखाई, 150% तक के रिटर्न दिए हैं। और लास्ट या फिर ओवरऑल रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक के रिटर्न्स मात्र 23-24% के। तो ये है कि जो रिकवरी हमको देखने को मिली थी वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी शानदार थी। बट स्टिल ये बात ज़रूर है कि जिन लेवल्स पे पहले 2017 में बाइंग की होगी लोगों ने, अभी तक उनके कुछ खास पैसे बने नहीं है। अगर नीचे लिया तो उसके बाद तो ज़रूर काफ़ी ऊपर गया है स्टॉक, बट ये बात सच है कि काफ़ी समय लगा और अभी भी रिटर्न्स के मामले में ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक कुछ खास नहीं कर पाए। लाओ यही देखना है कि इसके बाद OFS के बाद मैंने हमेशा देखा है कि एक प्रेशर सा हट जाता है और उसके बाद स्टॉक और ज़्यादा बढ़िया चलता है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी सब्सक्रिप्शन देखना अपने आप में काफ़ी सही होगा। अब बात करते हैं टाटा एलेक्साई पे। तो टाटा एलेक्साई के नंबर्स आज रिलीज हो चुके हैं, Q2 नंबर्स कंपनी के निकल कर आ चुके हैं। सो सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स कंपनी की 763 करोड़ से बढ़ के 882 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 16% का अपसाइड कंपनी की सेल्स में आया है। वहीं जो पिछले क्वार्टर में सेल थी वो 850 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर भी आपको 16% का इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन Q1Q पे थोड़ा कम आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 174 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 189 करोड़ का प्रॉफिट दिया था वो भी 200 करोड़ हो चुका है। तो ये जरूर है कि कंपनी के नंबर्स आपको स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। कंपनी के नंबर्स में एज सच कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर बाजार के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट टाटा एलेक्सा में यही था कि जो कंपनी की रेवेन्यू है वो बेसिकली 875 करोड़ आएगी, लेकिन 881 करोड़ आती है। तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता है। मुनाफा 191 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, ऑलमोस्ट 192 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन 200 करोड़ पर आता है। तो यहाँ पर भी आपको मुनाफा ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला। मार्जिन 26.5 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 27.05 के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया। वहीं EBITDA 232 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी तो 238 करोड़ आए। तो ये है कि देखिए एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही नंबर्स आए हैं। हाँ, बहुत ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट ओवरऑल ये है कि बाजार के एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही कंपनी के नंबर्स रहे, उससे अच्छे नंबर्स रहे। तो ये बात साफ कह सकते हैं कि हाँ, बाजार के अनुमान को भी अभी नंबर्स ने तो बीट किया है। आज अगर देखा जाए तो स्टॉक डेफिनेटली कुछ खास नहीं कर पाया था। स्टॉक के अंदर अचानक से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी, अचानक से एक फॉल देखने को मिला, बट बाद में वापस से रिकवरी आ गई थी। ये होता है कभी कभार। बट हाँ, ओवरऑल स्टॉक का जो मूव देखा जाए लास्ट 6 महीनों का, तो स्टॉक 17-18% चला है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इसके मैक्स रिटर्न है वो काफ़ी शानदार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि एक वन वे रैली स्टार्ट हो गई थी इसके अंदर और 10,000 रुपये के लेवल दोस्तों छूने के बाद स्टॉक में गिरावट सी बनना चालू हुई। लेकिन अब ये लगता है कि स्टॉक फिर चलेगा, नंबर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ज़रूर स्टॉक 61 की पी पे अवेलेबल है, बट स्टिल अच्छी कंपनी है फॉर लॉन्गर टर्म। मुझे इस कंपनी में कोई बुराई नहीं लगती है और एक ऐसी कंपनी है जिसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न्स आपको हमेशा से देखने को मिले। कभी कभार होता है कि देखिए थोड़ा बहुत स्टॉक स्लो हो जाता है, बट उसके बाद फिर जब चलना चालू करता है तो अपनी जो बची हुई पूरा रैली होती है वो कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी के बारे में, और आखिरी कंपनी कौन सी है? आखिरी कंपनी है, आप खुद देख सकते हैं, मज़गांव डॉक। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को दोस्तों एक नया ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है और कंपनी ने इसके बारे में जानकारी दी है। कंपनी को दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये मिला है साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री से ही मिला है बेसिकली ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये जो ऑर्डर है ये जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को मिला है ये ऑलमोस्ट कॉस्ट है इसकी 310 करोड़। तो ये ऑर्डर आज ही मज़गांव डॉक को मिला है और अपने आप में कंपनी ने अपडेट प्रोवाइड करी है कि इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है।
बाकी देखिए जब भी इसके ऊपर कोई खबर निकल के आती है तो ये बहुत तगड़ा रिएक्शन देता है और आई थिंक जिस तरीके के रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था कि इतने रिटर्न्स भी कोई डिलीवर कर सकता है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन। मतलब 3 सालों के अंदर दोस्तों स्टॉक ने 1000% से ऊपर के रिटर्न दे दिए और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक कहीं थका हारा है। ये चलता ही जा रहा है और चलता ही जा रहा है और अपने आप में काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है। ज़रूर अभी एक आधे महीने से थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट आई थिंक अपने आप में जब इतनी रैली हो जाती है तो थोड़ा स्लो होना बनता भी है। बट स्टिल ये अभी माना जाता है कि इसके अंदर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वैल्यूएशन ये है कि इसकी वैल्यू काफ़ी और अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ही दिखता है। 35 के प्राइस टू अर्निंग पे, 36 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है। बट मेरे हिसाब से देखिए जब इतनी रैली हो जाती है तो खरीदना अपने आप में काफ़ी जोखिम भरा काम होता है, बिकॉज 6 महीने में 200% तक के रिटर्न दिए हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी गिरावट के बाद या फिर थोड़ी थोड़ी फॉल के बाद स्टॉक जो है वो अलग सी रैली चालू करता है और जिस तरीके से आज फिर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। लेट्स सी होता क्या है, बट मुझे लगता है कि मेजरली स्टॉक की जो तेज़ी है वो जस्टिफाई हो जाएगी जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। और अगर दोस्तों मज़गांव डॉक के नंबर्स सही तरीके से निकल कर आ गए, यानी अच्छा निकल कर आ गए, सही तरीके से मतलब ये है कि नंबर्स कंपनी ने अच्छे पेश कर दिए और बाजार के अनुमान से और अच्छे पेश कर दिए, तो फिर आई थिंक वो तेज़ी जस्टिफाइड भी है। बट अगर नंबर्स उस तरीके के निकल के नहीं आएंगे तो बाजार जितना तेज़ चलाता है उतना तेज़ नीचे भी लेके आ जाता है। बट अगेन ये ऐसी कंपनीज और बेसिकली ये जो कंपनीज रिलेटेड है और जिनको ऑर्डर मिलता है डिफेंस से और इन सब से जो भी रिलेटेड कंपनीज होती है, आई थिंक वो बहुत बढ़िया करती है। और अपने आप में देखिए ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, आई थिंक बहुत मुश्किल है इस सेक्टर के अंदर ओवरऑल अपने आप को मैनेज करना। और दूसरी बात ये है कि अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया पॉइंट है इन सब कंपनीज के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।